हॉस्पिटल से एमएलसी मिली है। उसके एमएलसी हमें मिलने के बाद हम लोगों ने उसके जो पिताजी है उनका खबर लेके हम लोगों ने एडीआर नंबर 29/2023 अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी इमीडिएटली रजिस्टर किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है। देन उनके जो पिताजी है उन्होंने कुछ डाउट्स यहाँ पे बोला था, तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अभी जो लीगल एक्शन एफआईआर रजिस्टर करने का हमारा काम चालू है। हमारा एफआईआर अभी इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगा। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है? हाँ, अभी तो बेसिकली और प्राइमरी जो मेरे सामने जो आया है वो आईपीसी 306 है, देन 304B है, 498 है और आईपीसी 34 के तहत हम लोग ये एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। सर ये घटना कब हुई है सर? ये घटना हमें जो घटना 24 तारीख का है, लेकिन हमें जो हॉस्पिटल से जो इंटीमेशन लेटर मिला है 25 तारीख को रात को 00:30 यानी 25 तारीख को हमें ये इंटीमेशन हॉस्पिटल से लेटर मिला है। मेरा नाम अमर दिवाकर मिश्रा है। सर बताइए, आपका क्या आरोप है? फांसी लगाई है या लड़की ने किया, उसको मार, क्या पूरा आरोप है? फांसी नहीं लगाया है, उसको मार दिया गया है। मारने के बाद उसको फांसी का रूप दिया जा रहा है और हमको तब इंफॉर्मेशन मिलती है जब बॉडी को वकार्ड हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके पहले उसका कुछ पंचनामा कुछ नहीं करते हैं और वो बोलता है कि फिर अब मुझे यहाँ से जो है दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तब पता चलता है कि वो क्यों कर रहे हो, तो बोलता है, डॉक्टर को फोन दे देता है और डॉक्टर बताता है कि ये बॉडी डेड आई थी, करीब आधा घंटा पहले ही बॉडी डेड हो चुकी थी। जो है उसके गाल पे मारने का पूरा निशान था, पूरा मुक्के का निशान था। वो फांसी नहीं लगाई है और इतनी कमजोर मेरी लड़की नहीं थी कि वो फांसी लगाएगी। आपको क्या टॉर्चर कर रहे थे, मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे टॉर्चर करते थे? उसका फोन लेकर के रख लेते थे, उसके ऊपर गलत लांछन लगाते थे, उसको मानसिक टॉर्चर करते थे, उससे फ्लैट की डिमांड करते थे। और उन्होंने जुहू का बंगला बताया मेरा बंगला है, जो कि वो दूसरे का है। पूरी तरीके से बताया कि मेरा जो है यहाँ ये है, क्या कहते हैं, अपना आटे की चक्की है, होटल है और सब जितना भी बताया उन्होंने गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से बताया। और एक बार जो लड़का ये भी बोला अपने आसपास में जाके कि मैं लड़की को जाकर के उसके घर छोड़ आया हूँ, जो है अब मैं दूसरी शादी करूंगा। जो है इस तरीके से वो अपने सोसाइटी में जहाँ रहता है उसने वहां भी बता दिया। आपका क्या कहना, मतलब वो जो लड़का क्या करता था, आपको क्या बताया था? जब वो आया छोड़ने के लिए तो मैंने उसको फोन किया, फिर जो है कि काम करो, अगर लड़की को छोड़ रहे हो तो मैंने जितना भी सामान दिया है, जितना कैश दिया है तुमको, वो सारा चीज मेरा रिटर्न दे दो। तो माफी मांग करके दूसरे दिन मेरे घर से लिवा के गया वो। आपको क्या लगता है, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि मेरी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। अगर मेरी बेटी गई है तो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मनीष मिश्रा, प्रेमलता मिश्रा, अभय मिश्रा, पायल मिश्रा, जयराज मिश्रा, पूर्णिमा मिश्रा, इन सब को सख्त से सख्त जो भी सजा हमारे प्रावधान में बनता है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। 3 दिन पहले का मामला है, लड़की ने खुदकुशी की ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक उसके परिवार वालों का इंफॉर्मेशन भी नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अमर जी हमारे समाज के बहुत ही माननीय व्यक्ति थे। अभी 8 महीने पहले अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता से उन्होंने शादी को किया था और 8 महीने के अंदर इस तरह का क्या हो गया कि एक बच्ची या तो मार दी जाती है या तो अपनी जान देती है। और मुझे बड़ा दुख हुआ, आज मैं आया कि 2 दिन से उसको एडीआर मान के चलाया जा रहा है, मतलब एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो आपको एफआईआर लेना है और फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। और किसी भी जो सुसाइड के मामले होते हैं उसमें एडीआर तब लिया जाता है जब मौत संदिग्ध हो। जैसे किसी ने अगर किसी छत से कूद के जान दी है, किसी एक्सीडेंट में कहीं रोड पे उसने किया है, कहीं ट्रैक पे आके किया हुआ है, तो उसमें पहले एक्सीडेंट का एंगल तलाशा जाता है। बट यहाँ पर बहुत स्पष्ट था, हैंगिंग दिख रही थी, नेक पे निशान दिख रहे थे, पीएम में बोल दिया गया कि डेथ का कारण हैंगिंग है। तो अगर 302 नहीं तो 306, 304B तो स्पष्ट बनते थे। और 3 साल के अंदर सुसाइड हुई है, डाउरी डेथ का केस था, मतलब इनके पास बहुत सारे प्रोविजन थे जिसके अंतर्गत एफआईआर होना ही चाहिए था। पुलिस ने जिस ढिलाई से इस मैटर में कार्य किया है वो एकदम निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में
शिंदे फडणवीस जी के राज में इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। सर लड़की के आंख और मुंह से खून भी निकल रहा था, ऐसे भी कुछ फोटोज हमारे पास आए हैं, तो क्या हैंगिंग में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बताई जाती है? नहीं, देखिए, जो पीएम रिपोर्ट है हमको उसी को मानना चाहिए। जब हैंग होती है कोई लेडी तो नाक से खून आता है, तो वो कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसके कारण ऐसा ही हो कि 302 ही हुआ है। बट मुझे लगता है पुलिस को हर एंगल से इसकी जांच करनी चाहिए। बहुत बार व्यक्ति को पकड़ के भी हैंग किया जाता है, ये घटनाएं हमने अब तक देखी है पीछे। तो पुलिस को पूरी सतर्कता से इसमें काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें जो आरोपी हैं जिनका नाम लिया गया है उनको अरेस्ट करके उनसे कठिन पूछताछ की जानी चाहिए। सर, आप एक अधिवक्ता हो, अधिवक्ता के नजरिए से किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? बहुत ही निंदनीय कार्य है और हमारे समाज में इस तरह की चीजें कभी भी किसी भी बच्ची की डेथ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 8 महीने हुए थे शादी होके, सामाजिक तौर पे बहुत स्ट्रांग थे अमर डी मिश्रा जी। अगर कुछ इस तरह की बात थी तो बैठ के इस पे बात की जा सकती थी, लेकिन परिवार ने उस बच्ची को इतना मजबूर कर दिया, या तो उसको मार के हैंग कर दिया गया या तो उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दिया, और दोनों ही घृणित अपराध। सर आप एक एडवोकेट हैं तो मैं आपसे क्या जानना चाहूंगी? एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इसमें ललिता कुमारी का 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जिस तरह से कॉग्निजेबल नॉन मेलेबल ऑफेंस हुआ था, इसमें पुलिस को इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ के सीपी माननीय मधुकर पांडे जी से हम लोग गुजारिश करते हैं कि जिन ऑफिसरों ने यहाँ पे लीपापोती की है उस पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वोकार्ड हॉस्पिटल के प्राइवेट डॉक्टर ने जिस तरह से इस केस को छुपाने के लिए जो साक्ष्यों को पूरी तरह से मिटाने का जो प्रयास किया है, उसमें डॉक्टर और पुलिस जिस तरह से मिलकर के लीपापोती किए हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए। डॉक्टर अमर मिश्रा जी हमारे समाज के बहुत ही जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो और उनके पिता का समाज में बड़ा ही योगदान है। उनके साथ पूरे समाज की सहानुभूति नहीं बल्कि समाज पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। और हर व्यक्ति, हम लोग एडवोकेट हैं, एडवोकेट ही नहीं, समाज का हर तबके का व्यक्ति एडवोकेट डॉक्टर अमर मिश्रा के साथ खड़ा हुआ है। पुलिस विभाग से गुजारिश है, आज कहने के बाद जब हम लोग आए हैं तो यहाँ उसके बाद तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया है, एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला उनको दिख रहा था कि शहर में और वीआईपी दौरा था, इसके लिए हमने नहीं कर पाया। ये मतलब फिर आम आदमी को न्याय मिलेगा कहां से? पुलिस के ऊपर से देश में आज 21वीं सदी में यहाँ पे डाउरी डेथ के मामले हो रहे हैं। इतने इन्फ्लुएंशियल परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। यहाँ की काशी मीरा पुलिस का हम लोग घोर निषेध करते हैं और किसी के साथ, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, सबके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए और इसमें हम लोग उस व्यक्ति को न्याय दिला करके रहेंगे। पुलिस के ऊपर कोई दबाव है? पूरी तरह से जिस तरह से अभी तक 72 घंटे बीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इस तरह से अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हो तो इसमें से अगर दबाव नहीं तो क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से इस सुनियोजित तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके से इस केस को दबाया जा रहा है, इसके साक्ष्यों को दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, मैं स्वयं राजकुमार मिश्रा एडवोकेट और हमारे समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, पत्रकारों का पूरा सहयोग है। निश्चित रूप से इस बात को अभी एसीपी के आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है। संदीप कदम जी अभी एक्टिव हुए हैं एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया में, 72 घंटे के बाद अभी आए हैं। हम लोगों को विश्वास है कि जो देरी हुई है निश्चित रूप से। आज आप काशी मीरा पुलिस स्टेशन में आई हैं, क्या मामला है? आप अपना परिचय देते हुए मैडम बताइए। मेरा नाम चंद्रावती त्रिपाठी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये डॉक्टर अमर मिश्रा जी की बेटी के साथ जो भी कुछ दुर्घटना हुई तो इसके बारे में मुझे पता चला तो बिल्कुल बहुत ही दुख हुआ। और यहाँ आने के बाद ये भी पता चला कि 3 दिन से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, जो कि बहुत ही निराशाजनक है और पुलिस का ये रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले। आज इतने सारे लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो क्या करके ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसे मैं अपने सामाजिक एकता को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। और मुझे ये बहुत जो है कहते हुए दुख हो रहा है कि आज के ज़माने में जब हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह की घटना ये बहुत दुखद है। और प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मेरी बस यही मांग है कि बच्ची को जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द इसे न्याय मिले, डॉक्टर अमर मिश्रा को और उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय दे महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन। सांगा काय नेमकं प्रकरण आहे आणि काय काय झालेलं आहे, काय मागणी आहे?
म्हणजे आम्ही लोक माझ्या बॅचलर्स पासूनच आम्ही मैत्रिणी होतो. आम्ही सगळ्यांनी MCA करून मास्टर्स करून म्हणजे IT मध्ये आम्ही आता सगळे जॉब करतो. ती पण शिकलेली आहे खूप आमच्यासारखीच आणि कमवते चांगलं. आणि नंतर तिच्या आईवडिलांनी तिचं लग्न करून दिलं. तेव्हा आम्हाला कळलं की तो खूप रिच आहे, जुहूमध्ये त्याचं घर आहे, सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि बरेच काही ॲडव्होकेट आहे, लँड ओनर्स आहेत, असं सगळं माहिती पडलेलं. तर आम्हाला वाटलं चला चांगलं आहे लग्न वगैरे खूप भारी केलं तिच्या वडिलांनी. JW मॅरेटमध्ये एंगेजमेंट केली, इस्कॉन ज्यूच्या टेम्पलमध्ये मोठं लग्न केलं, दागिने डुगिने सगळं काही दिलं. मुलगीला जसं एक वडिलांचं असं असते की माझी मुलगी गेली पाहिजे तसं केलं. त्याच्यानंतर तिला मेमध्ये तिचा गौरा केला. गौरामध्ये पण तिने खूप दागिने घालून ती गेली सासरी. मग त्याच्यानंतर असं झालं की ती आम्हाला भेटलेली गणपतीच्या टायमाला एक वेळा मला भेटलेली आणि माझ्या घराच्या गृहप्रवेशच्या टायमाला ती मला एक वेळा भेटलेली. तर मी तिला विचारलं की बाबा आता लग्न झालं, कसं चालू आहे, कसं वाटते, नवरा अरेंज मॅरेज केलं, काय आहे चालू. तर ती बोलते केलं तर आहे पण ते बरोबर नाही आहे. त्यांचे म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग जे त्याने केले त्याच्यामध्ये तो कामाला काही जात नाही आहे आणि मी जे कमवते ते त्यांच्या घरातच माझे पैसे जातात अशी बोलली. आणि बोलली की मी वडिलांकडून पण कधी कधी तो मला बोलायचा की वडिलांकडून पैसे आण करून, तर वडिलांकडून सुद्धा तिने पैसे घेऊन खूप वेळा दिलेले. फ्रॉड आहे असं बोलले. मग बोलली की मतलब जेव्हा तो आता कामाला लागेल, जेव्हा तो कामाला लागेल तेव्हा मला असं वाटेल की होईल बरं, म्हणून ती बघत होती की आज शिकलेला आहे पण त्याला वाटतं केट्या होत्या, त्याने इंजिनिअरिंग कंप्लीट केली नव्हती. तर तिला असं वाटलं शिकलेलं आहे, आता आईवडिलांनी एवढा पैसा इन्व्हेस्ट केला आहे, लग्न केलं आहे, समाजामध्ये नाव आहे, इज्जत आहे, म्हणून त्याने तिला वाटलं असेल आज त्याचा नवरा उद्या सुधरेल, चांगलं बनेल. तर ती बोलली की मैं मम्मी डॅडी से भी बात करी. डॅडी ने भी उसको बिझनेस बोला, आपको बिझनेस करना है. तर बिझनेससाठी पण 1-2 लाख रुपये त्याच्या वडिलांनी दिले. त्याच्यानंतर सुद्धा तिने पैसे घेऊन सुद्धा तो तिला असं बोलत होता की माझं नाव खराब करते का तू तुझ्या खानदानीमध्ये, असं तो तिला बोलला. तर आम्ही तिला बोललो तू वडिलांसोबत आईसोबत डिस्कस कर तुझं अरेंज मॅरेज. ती बोलली की मी बोललेली आहे. तर सगळे काय बोलतात की जरा बघा चांगलं होत असेल, शिकलेलं आहे, होईल पुढे सगळं चांगलं, अशा माध्यमातून झालं. त्याच्यानंतर आम्ही लोक बुधवारी म्हणजे 22 फेब्रुवारीला तिचे आजोबा वारले. तर त्या दिवशी तिने मला मेसेज केलेला की आपण जाऊया का. तर मी बोलली शनिवारी माझी ऑफिसची सुट्टी आहे, आपण शनिवारी जाऊ. तर हे आमचं व्हॉट्सअपवरती चॅटिंग झालेलं होतं. ती जास्त चॅट करत नव्हती आणि डिसेंबरच्या नंतरपासून ती स्नॅपचॅटवरती खूप ॲक्टिव्ह राहायची, इंस्टाग्रामवरती ॲक्टिव्ह राहायची, प्रत्येक मेसेज वगैरे करायची. तेव्हापासून ती काही ॲक्टिव्ह नव्हती, काही बोलत नव्हती. तर आम्हाला पण मग मी तिच्या बड्डेला तिला विश केलं की बाबा हॅपी बड्डे. 17 जानेवारीला बड्डे होता. तिला मी विचारलं काय तू आजकाल दिसत नाही ॲक्टिव्ह, काय झालं. तर बोलते काम वगैरे आहे का. बहुतेक तिचा फोन तो चेक करत असेल, रेकॉर्ड करत असेल, काही करत असेल, म्हणून ती आम्हाला चॅटवरती बोलत नव्हती. पण जेव्हा ती भेटली तेव्हा तिने आम्हाला सांगितलं. आता ती शनिवारी काय नेमकं सांगितलं, बोलली ना की तो कामाला जात नाहीये, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, पैशाचं सगळं तिने हां ते सगळं सांगत होती. मग नंतर दुसरी बात हे झालं की ती आम्हाला शनिवारी भेटणार होती. तर मीने तिला मेसेज केला शनिवारी नाही रविवारी कार्य, आपण रविवारी भेटू. पण तिने तो मेसेज अजून पण बघितलेला नाही आहे. आम्ही एक दिवस तिला विचारलेलं ननद कशी आहे, सासू कशी आहे. तर बोलते जसे ननद सासू लोक व्यवहार करतात ना तसेच आहे, कामधंदे करून घेतात, समजत नाही आम्हाला, म्हणजे जास्त बोलत नाही, हळूहळू करतात, काही जास्त हे करत नाही. सासऱ्याकडे सगळं गोल्ड आहे तिचं, एवढं गोल्ड दिलेलं सासऱ्याकडे आहे. तर गणपतीमध्ये मैत्रिणीच्या घरी आलेली 10-15 मिनिटासाठी. तर तिला म्हटलं अरे एवढं सगळं दिलं का नाही घालून आली. तर मग ते सगळं माझ्या सासऱ्याकडे आहे, तर मला काय भेटणार आहे, मला दिलं नाही त्या लोकांनी. ते बोलले की ते बाहेर गेलेले आहेत म्हणून ते दिलं नाही. तिच्या नवऱ्याला यांच्या घरच्यांनी एंगेजमेंटमध्ये 3-4 चेन घातलेले, ब्रेसलेट घातलेले, आंगठ्या घातलेल्या. त्या दिवशी आम्ही त्याला बघितलं तर त्याची हालत अशी होती की मी त्याला असं वाटत होतं की 2 रुपये देऊ, अशी एवढी बेकार त्याची हालत झालेली होती. तर माझी मीडियाला आणि पोलिसला आणि सगळ्यांना हेच आहे की आमची एवढी मुलगी शिकलेली आहे, बाप पैसेवाला आहे, ती स्वतः सक्षम आहे की ती कुठेतरी जाऊन काही पण करू शकते. तिच्यावर शक करत होता, डाऊट घेत होता, हे जे की चुकीचं आहे. हे एका माणसाने केलं नाही पाहिजे. माझ्या मैत्रिणीला भेटायला आलेली तर तिला फोन करून दुसऱ्या दिवशी विचारत होता की किती वाजता निघाले, काय निघाले, कुठे गेलेले. तर ती तिच्या आईवडिलांच्या घरूनच घरी आलेली होती. तर एवढं सगळं शक करत होता आणि एकदमच फ्रॉड आणि बेकार निघाले. आमची प्रशासनाला हेच आहे की पीएमचा रिपोर्ट यायच्या अगोदरच ते काय चित्रकरण होतं, तिने कशी फाशी घेतलेली, फॅनला कसं लटकलेली, स्टूल होता का, कोणता दुपट्टा होता, किती तिची हाईट होती, कसं ते झालं, सीसीटीव्हीचे बाहेरचे फुटेज बघा, कोण आतमध्ये आलं, कोण बाहेर गेलं. जसं क्राईम पेट्रोलमध्ये ते लोक इन्व्हेस्टिगेशन करतात, CBI कडे हा गेला पाहिजे जर हे लोकांनी केस नाही घेतली तर. नाही तर आमचे मित्रमैत्रिणी, आमचे आई वडील सगळे आम्ही लोक मोर्चा काढू आणि आमच्या
माझ्या मैत्रिणीला जस्टिस देऊ. कितना दिन से जानती हैं आप? 10 साल से. मुझे बताइए आपको क्या डाउट है आपकी जो सहेली का उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है क्या आपको क्या लगता है? वो फांसी लगाने वाली लड़की नहीं थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. हम जितने भी 10 साल से जानते हो उसको, 10 दिन से 10 घंटे से जितने भी जानते हो, आप किसी से भी स्टेटमेंट ले लो, आप कोई भी यही बोलेगा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती. उसको मजबूरी किया गया है और उसके साथ कुछ ना कुछ किया ही गया है. वो इतना मतलब वो सब कुछ शेयर करती थी हमारे साथ, और थोड़े दिनों तक तो मतलब वो शेयर भी नहीं कर पा रही थी. कॉल पे बात नहीं करती थी, एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे. इतनी एक्टिव रहने वाली लड़की कुछ भी मतलब कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी. सिर्फ हमको मिलती थी तभी बताती थी कि फ्रॉड है. मुझे मिली थी सितंबर में मिली थी, हम एक दोस्त के घर पे गए थे. फिर आते आते मैंने उसको पूछा कि कैसे चल रहा है सब, कैसे है. वो बोली कि कुछ नहीं शिवानी, सब चीटर है वो लोग. उसकी बड़ी एक बहन थी, उन्होंने शादी के टाइम बोला था कि 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, बट बाद में उसको समझा कि एक बड़ी बहन भी है उसकी जो भाग के गई और सिख के साथ उसने शादी की थी. तो उन्होंने उसको शायद से डिसोन कर दिया था या कुछ भी, बट उन्होंने अस्मिता को नहीं बताया, उनके घर वालों को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया. उसके बाद मुझे बताई, सब कुछ बताई कि ऐसा है, फ्रॉड है, उनका कुछ घर नहीं है, जून में एक छोटा सा घर है, मीरा रोड में रहते हैं. अभी मैं मम्मी के पास आई हूँ, अभी थोड़े दिनों में जाऊँगी मीरा रोड. फिर शक करता है, उसका एक दोस्त था कॉलेज में, उसके नाम से शक करता है. उसके घर पे गया था उसको मारने के लिए, वो लड़के के घर पे गया था. वो लड़के से भी बात हुई, वो भी बोला कि मेरे घर आया, मुझे धमकी दिया. उसके मम्मी ने, वो लड़के के मम्मी ने तक वो लड़के को बोला अभय को कि तू अगर खुश नहीं है उसके साथ तो उसको छोड़ दे, उसके हाल पे उसको छोड़ दे, तू क्यों नहीं छोड़ रहा है उसको. उसके बाद जब मैं उसको मिलके घर पे गई, दूसरे दिन मेरे को कॉल आया उसका, वो लड़के का अभय का. मेरे को पूछ रहा था सब कुछ कि कितने बजे मिली, कब मिली, कैसे गए तुम लोग, क्यों गए, कैसे गए, ये सब. मैं बोली क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, अस्मिता बताएगी. उसके बाद अस्मिता ने सब कुछ बताया. अस्मिता मिलके ही बताएगी सब कुछ, कॉल पे तो वो बोलती नहीं थी कुछ भी नहीं. और हमको तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है. उसने ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में, अगर आपकी बीवी मर गई है, आप सबको कैसे इन्फॉर्म कर सकते हो? उसके कॉलेज के लोगों को समझाया, बताया, उसके ऑफिस वालों को बताया, उसने खुद ने कॉल करके बताया. हमको बोल रहा है कि उसकी मम्मी पापा को इन्फॉर्म करो. फिर ये आशा के साथ फ्लर्ट करता था. उसके कैरेक्टर, अस्मिता के कैरेक्टर पे आ रहा है, उसका कौन सा अच्छा कैरेक्टर था? इसके साथ उसके सामने उसके घर में फ्लर्ट कर रहा था ये लड़की के साथ. है अस्मिता को फांसी दे रहे हैं, पुलिस को सरकार हमारी सरकार क्या कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही बेटी बचा रहे हैं हमारे बेटी को मार डाल रहे हैं दहेज के नाम पे, समाज के नाम पे, अपनी इज्जत के लिए कि हमारी इज्जत बचाए बेटी के हाथ में माँ बाप की इज्जत और ससुराल की इज्जत. वो रिश्ता भी चलेगा, उसके अरमान मिल जाएगी, चलेगा, लेकिन उसने सही तरीके से जीना सीखना चाहिए. यही हमारे संविधान सिखाता है हमको, हमारे यही सभ्यता सिखाती है हमारे. हम लोग साथ मिले और इसके सास ससुर ननद देवर जो भी वो घर में मौजूद थे, वो लोग को फांसी की सजा मिल जाए. बस बड़ी सजा देगी, वो सजा वो लोग को दे, कुत्ते की मौत मर जाए. और कीड़े पड़े वो लोग क्या होंगे, बड़े कोचे लोग हैं, वो कोचे जालिम लोग हैं जो इनके हाथ में काटे हमारे बेटी के गले में पहुंचने तक. तो मैं यही चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ सरकार को कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले. और बेटी पढ़ाओ, यही मोदी सरकार ने हमको सिला दिया है क्या? यही बेटी सब चल रहे मर रहे.